Good evening, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. This is me, Kandil Ayman, Public Relation Officer, Pakistan Writers Club and its latest chapter. I would like to welcome all of you on the Quds Day event. I would like to thank you, our today's chief guest, His Excellency Dr. Ali Al-Ghamdi, our chief guest of honor, His Excellency Manzoorul Haq Sahib, and Dr. Shahnaz Muzammil Sahib, and all our notable speakers for their gracious presence. Today, we feel honored to have a galaxy of happy, youthful, and intellectually charged faces to revive the flame of patriotism. It has been the tradition of Pakistan Writers Club and its latest chapter to recall the national heroes. First of all, I would like to congratulate all of you on the Quds Day's birthday. The day of his birthday is actually interrogating our conscience. We should have to be very firm towards our commitments, as our Quds did. So the purpose of today's virtual session is to pay homage to our legend, Muhammad Ali Jinnah. So I must say, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी तो अहले आने महफिल, अजीम इंसान रोज बरोज पैदा नहीं होते। ऐसे इंसानों के लिए तारीख को मुद्दतों इंतजार करना पड़ता है। ज़माने की कई गर्दिशों और वक्त की कई करवटों के बाद ऐसे अजीम इंसान पैदा हुआ करते हैं, जो ना सिर्फ अजमत के म्यार पर पूरा उतरते हैं, बल्कि इन्हें देख कर अजमत भी अपना म्यार कायम करती है। हाज़रीन महफिल, मैं आज की तकरीब का बाकायदा आगाज़ करती हूँ और आज के इवेंट की गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर शहनाज मुजम्मिल साहबा को मदऊ करने से पहले मैं उनका मुख्तसर सा तारुफ पेश करूँगी। गेस्ट ऑफ ऑनर को मैं इसलिए पहले बुलाना चाह रही हूँ बिकॉज शी हैज सम अदर कमिटमेंट्स आल्सो। सो आपने एमए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट की डिग्री नीदरलैंड से हासिल की और इसके साथ साथ पीएचडी की एजाज़ी डिग्री भी हासिल करने का शर्फ नसीब हुआ। आप 40 कुतुब की मुसन्निफ़ा हैं और आपको अनगिनत असनाद, अवार्ड्स और मेडल्स भी मिले। अदब सराय इंटरनेशनल के नाम से 35 साल कबल एक अदबी तंजीम बनाई और इसकी ताहियात चेयरपर्सन हैं। आपको अनमोल मीडिया ग्रुप एडिटर और बेशुमार अदबी तंजीमों की सरपरस्ती का शर्फ भी हासिल है। इनको सादत हासिल है कि मुकम्मल कुरान पाक का मंजूम महफूम लिखने वाली दुनिया की पहली खातून है। आपकी अचीवमेंट्स के बारे में बोलते बोलते मेरे अल्फाज तो ख़त्म नहीं होंगे, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अब तक भी आप अदब की लाफानी खिदमात बखूबी अंजाम दे रही हैं। मैं डॉक्टर शहनाज मुजम्मिल साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि वो आज की तकरीब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार हमारे साथ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान राइटर्स क्लब का शुक्रिया अदा करती हूँ, नजदी साहब का, मुगल साहब का, नादिया का और आप सब मेहमानाने गिरामी का कि आप लोगों ने मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई और मुझे इस खूबसूरत महफिल में शिरकत करने का मौका फराहम किया। ये उस अजीम हस्ती को खिराज तहसीन पेश करने का मौका है जहां हम आज इकट्ठे हुए हैं कि ऐसी हस्तियां कभी कभी दुनिया में जन्म लेती हैं और ऐसी हस्ती को बनाने के लिए, ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए, उनके रास्ते पे चलने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देना पड़ती हैं। पाकिस्तान के बनाने वाले, पाकिस्तान के ख्वाब देखने वाले
बड़ी अजीम हस्तियां थीं। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और कायदे आज़म ने उस ख्वाब की ताबीर निकाली। अब यहाँ ये बात काबिल गौर है कि दोनों ने ही अपने ख्यालात की बुलंदी से, फिक्र की बुलंदी से, सोच की बुलंदी से और अपने लाहे अमल से इस पाकिस्तान की बुनियाद रखी। इसमें कोई जंगो जदल नहीं थी, कोई लड़ाई तीर तफंग शामिल नहीं थे, बल्कि उनकी अपनी जमा मर्दी, आला ज़र्फी, आला ख्याली, रिफ़त और वुसअत ख्याल और फिक्र शामिल थी, जिसने पाकिस्तान जैसे अजीम मुल्क को जन्म दिया। कायदे आज़म की सोच ने हर जहन की सोच को बदला और उनका वो शेर, उनके बारे में जो शेर कहा जाता है कि यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातेह आलम, जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। और आप सब यकीनन इस चीज के कायल होंगे कि यकीन मुहकम ही वो चीज है, यकीन कामिल ही वो चीज है जो इंसान को अजमत की बुलंदियों तक ले जाता है। और हर वो काम जो वो करना चाहता है, जब उसका अपने रब पे यकीन हो जाता है तो वो काम उसके लिए दुश्वार नहीं रह जाता और वो काम जो है वो हो जाता है, वो कर गुजरता है। अल्लाह की मदद लेके वो काम उससे अल्लाह ताला ले लेता है और उसका मददगार भी साबित होता है। और आप सबके सामने भी वो नक्शा यकीनन बहुत सारे लोग उसके बाद पैदा हुए और उन्होंने सिर्फ उसके किस्से और कहानियां ही सुनी हैं। बेशक बहुत बड़ा खून का दरिया करना पड़ा, लेकिन ये कोई जंग नहीं थी, लड़ाई नहीं थी, ये एक तकाजा था, एक हक और सच का तकाजा, अपना एक आजाद मुल्क हासिल करने का तकाजा, आजादी का तकाजा। आजादी कैसे हासिल की जाए, ये ख्वाब कायदे आज़म ने लोगों के जहनों में उजागर किया और इस सोच को लोगों के जहनों में इन्फ्यूज किया कि आपको एक अलग मुल्क चाहिए। और लोगों ने इस पर अमल किया। इसमें खवातीन, बच्चे, जवान, बूढ़े सब शामिल थे और किसी ने भी किसी चीज की परवाह नहीं की और अपनी जान की कुर्बानी देकर पाकिस्तान को हासिल किया। ये अज़्म समीम की दास्तान है, अनथक मेहनत का किस्सा है, इश्क वतन के हुसूल के लिए इश्क और लगन की कहानी है जो हमें आपको सुनानी है। लेकिन क्योंकि वक्त बहुत हो चुका, इसलिए बहुत ज्यादा वक्त मैं नहीं आपका लूंगी, क्योंकि हमें तो जोहद मुसलसल के लिए ये ज्यादा बख्शा गया है। ये जोहद मुसलसल के लिए ये सरजमीन पाकिस्तान अता हुई और इसके चप्पे चप्पे की हमें हिफाजत करना है। और जब तक हम इस पे इसके लिए काम नहीं करेंगे, हमारे में यही मकूला था, काम 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 और काम। और हमें भी इस धरती को संभालने के लिए इस मकूले पर अमल करना होगा। सच्चे तरीके से, सच्चे और सुच्चे इंसान बनके हमें काम करना है। हर दिन रात लगन से काम करके इस मुल्क को संवारना है, बनाना है और लोगों पे साबित करना है कि हम किसी कमजोर मुल्क के रहने वाले नहीं हैं। हम बहुत अजीम लोग हैं जो कि अजमतों पर, रफ़तों पर यकीन रखते हैं और हमारे खून में वो जोश है कि हम अपने मुल्क की, अपनी धरती की हिफाजत अपनी जान देकर कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए एक नज्म लेकर आई हूँ जो एक बच्चों की किताब में मेरी छपी थी, वो मैं आपके गोश गुजार करके आपसे इजाजत चाहूंगी क्योंकि वक्त काफी गुजर चुका है। और नज्म है कि मिल्लते बैजा की अजमत का निशान बनकर रहा,
ملت بیضا کی عظمت کا نشان بن کر رہا، وہ رہا جب تک زمین پر آسماں بن کر رہا۔ ناتوان تھا جسم لیکن نظم تھے اس کے بلند، دشمنوں کی راہ کا سنگے گراں بن کر رہا۔ کھا رہی تھی قوم راہ زندگی میں ٹھوکریں، رہروانے بے اما کی وہ اماں بن کر رہا۔ کارواں گم کردہ منزل تھا فضا تاریک تھی، رہنمائی کے لیے وہ شمع ساں بن کر رہا۔ دشمنوں کو دانش و حکمت سے دی اس نے شکست، زندگی بھر قوم کا وہ مہرباں بن کر رہا۔ اور دشمنی کی دھوپ کی شدت قیامت خیز تھی، منزل فکر و عمل میں سائباں بن کر رہا۔ قوم کے مردہ دلوں میں اس نے بھر دیا، شوکت اسلاف کا وہ ترجمہ بن کر رہا۔ ملک پاکستان کی کوشش کا ہے ثمر، فکر سے اس کی یہ نقش جاوداں بن کر رہا۔ قائد اعظم جسے شہناز کہتا ہے جہاں، عالم ہستی میں جانے داستاں بن کر رہا۔ ملت بیضا کی عظمت کا نشان بن کر رہا، وہ رہا جب تک زمین پر آسماں بن کر رہا۔ تو میرے بچے، میرے بھائی، میری بہنیں جو اس وقت یہاں موجود ہیں اور اس جوش و جذبے سے ان کے دل لبریز ہیں کہ وہ اپنے وطن کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں، یہ اقبال کے شاہین ہیں، قائد کے پیروکار ہیں، سچے جانباز پاکستانی ہیں، اور میں آپ سب کی ماں ہوں۔ اور میں جو ہے اس بات پہ ہمیشہ زور دیتی ہوں کہ میں ماں ہوں، میں تجھے پیچھے کبھی ہٹنے نہیں دوں گی، تو شاہی ہے تیرے بازو کٹنے نہیں دوں گی۔ اور اس عزم اور امید کا جذبہ آپ کے دلوں میں جگا کر میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور آپ کی اس خوبصورت پروگرام پر آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ مس شہناز مزمل صاحبہ، آپ نے بہت پیارے انداز میں تصویر کشی کی، اپنے جذبات کی۔ تو آپ تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے حفیظ جلندری کا ایک شعر یاد آیا۔ ہر مسلمان کے دل میں ہے ایک آگ موجزن، ہر مسلمان کے دل میں ہے ایک آگ موجزن، اس آگ کا دھواں ہے محمد علی جناح۔ معزز حاضرین، اب میں پاکستان رائٹرز کلب کے ممبر احسن مرزا کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ خوبصورت سا ملی نغمہ سامعین کی نظر کریں۔ جناب احسن مرزا۔ احسن، are you there? سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے، سونی دھرتی اللہ رکھے، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد تجھے، سونی دھرتی اللہ رکھے۔ ویری ویل، ویری ویل، بہت ہی میلوڈیس وائس، ماشاء اللہ۔ جی تو معزز سامعین، اب میں ایک ایسی شخصیت کو مدعو کرنا چاہوں گی جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ اپنے اندر ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے آپ سینئر اسٹرکچرل انجینئر ہیں اور بہت اچھے رائٹر ہیں۔ آپ پاکستان رائٹرز کلب کے 2 بار
प्रेसिडेंट मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान राइटर्स क्लब लेडीज चैप्टर के क़याम का सेहरा भी इन्हीं के सर जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान राइटर्स क्लब के गवर्निंग बायलॉज की फॉर्मेशन भी इन्हीं की मरहून मिन्नत है। फिलवक्त आप पाकिस्तान राइटर्स क्लब के पैटर्न एंड चीफ हैं। मेरी मुराद जनाब फैज़ अल नजदी साहब से है कि वो आज की इस तकरीब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब फैज़ अल नजदी Thank साहब, you. वेलकम सर। Thank you, Kandil. Respected Ustaz Dr. Ali Al-Ghamdi, chief guest of today's event, and guest of honor Dr. Shanaz Muzammal Sahaba, and guest of honor Excellency Ambassador Manzoor Sahab, respected guests from Saudi Arabia, Pakistan, Canada, and USA. It's not possible for me to name all of them because of shortage of time. Thank you very much. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Quaid-e-Azam personality is so powerful that it would be not possible to cast my views on him in such a short time available for me. Actually, I wanted to make a speech, but we are already delayed a lot, and I understand people, especially in Pakistan, who are 2 hours ahead, they have difficulty in continue to remain with us. So I would just, instead of making a long speech, I would submit small notes, and then I will present a short English poetry about, in fact, it's a complaint by Father of the Nation to his nation. Father of the Nation gave us a beautiful land, and what we did to it is all before you. Quaid-e-Azam's personality was so charismatic that he had very few enemies, and I should not use the word enemy, the adversaries, but even whatever adversaries he had, they all held him in very, very high esteem. And this book by Jaswant Singh, Jinnah, India Partition Independence. Jaswant Singh was once Foreign Minister of India under BJP first rule of the government. This entire book is a testimony how he looked at Jinnah, and it's all praise for him. And you know what? This book of him cost him his years of service to BJP. He was removed and reprimanded for writing this book. Not only him, before him, L.K. Advani, Lal Kishan Advani, he also attempted to say a few words in praise of Jinnah, and he was also expelled by BJP, although he was one of the founders of BJP in India and also a prime minister in waiting. So he could never become the prime minister. Instead, some other people became. Excuse me. आवाज गायब हो गई। जी, Sorry, I'm very, very sorry. Actually, I had interruption. I had calls from Pakistan. I'm sorry for that. So what I'm saying is his book, this book cost Jaswant his political career, and before that, L.K. Advani lost his job. You know, he was prime minister in waiting. So he was such a respectable figure, and we are all thankful to him that he gave us such a nice heavenly abode in shape of Pakistan. And unfortunately, what he expected of us, we could not come up to his expectations. Things are all before you. So I just tried to characterize the complaint of Father Nation to his nation in terms of poetry.
let me add here, I'm not a poet, by the way. I'm basically a writer in English. But way back 10, 12 years, 15 years ago, I did pen down some piece of poetry. And this poetry, I found out, I wrote basically this one in 2011. So with your permission, all of you, I would like to read out. I'll not take much time, for 2-3 minutes. The title of this poetry is The House That Jinnah Built. The house, you know, Pakistan. What Jinnah says is, I worked hard and built a house for you. You could not keep it together and lost a floor instead. We lost East Pakistan. Have you ever thought why you face this dishonor? Let me tell you why. You didn't thank Allah for the gift that He gave to you. Then Father of Nation then talks about some other thing. I worked hard to make you a Pakistani nation. You became everything except a Pakistani. Have you ever thought why you got divided? Let me tell you why. You didn't adhere to my teachings of unity, faith, and discipline. This is a very cardinal quote from Jinnah, Father of the Nation, unity, faith, and discipline. And Mr. Zia, he changed this to faith, unity, discipline. You know, his quotation of unity, faith, and discipline was changed without his permission to faith, unity, and discipline. And still we follow. If you drive from Islamabad airport to Islamabad city, on the mountain on your right, you'll see faith, unity, discipline. So we started respecting the teaching of our Father Nation right from the beginning. I implored upon you to work, and work alone. You preferred laxity and comfort instead. Have you ever thought what has become of you now? Let me tell you what. You're now chained to whims and wishes of the rich West. I had a vision for Pakistan to be an egalitarian society. You got divided into tribes and castes instead. Have you ever thought about this predicament? Let me tell you why. You didn't learn lessons from the history. I envisaged a free, democratic Pakistan. You went astray and worked against my vision. Have you ever thought about the morass that you are in today? Let me tell you why. Because you glorify both civil and military dictators. I had a dream, I had dreamt of a Pakistan with religious tolerance. You started bombing each other's mosques. Have you ever thought what damages you inflicted? Let me tell you what. We stand a threat of international alienation as a result. And finally, Qaid says, and now let me caution you about the dangerous future. You have vultures and dark clouds hovering above you. Excuse me. Have you ever thought about how to guard against? Excuse me. Now, finally, let me tell you how. Better checkmate your enemies within and enemies without. With this, I'll end. Thank you, sir, for patient listening. Thank you so much, फैज साहब. बहुत अच्छा लगा आपसे पोइम सुन के. पोइम सुनते सुनते मैं किसी उसकी सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन की तरफ चली गई. So, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. कुदरत की तरफ से हम सब पर, कुदरत की तरफ से हम सब पर जब रहमत का इम्कान बना, तो इल्म तदब्बुर का मालिक तकदीर से एक इंसान बना. इस शख्स ने दुनिया के आगे हम सब की वकालत ऐसे की. इस शख्स ने दुनिया के आगे हम सब की वकालत ऐसे की. दुनिया की अदालत में लोगों वो हम सब की पहचान बना.
वो मुल्क बनाने का जज्बा जो हर एक दिल में बसता था, बाहर निकला जज्बों से मिला और फिर मिलकर तूफान बना। एक फहमो फरासत से इसने जज्बों की क़यादत ऐसे की, एक फहमो फरासत से इसने जज्बों की क़यादत ऐसे की, वो कायदे आज़म कहलाया और बानी पाकिस्तान बना। जी तो सामीन, अब मैं हमारे नौजवान पार्टिसिपेंट अयान अहमद को दावत दूंगी कि वो बाबाए कौम के कुछ अक़वाल, उनकी कुछ कोटेशंस को प्रेजेंट करें। अयान अहमद। Assalamualaikum. I'm Ayan Ahmed, a proud Pakistani living in the Kingdom of Saudi Arabia. Respected Chief Guest, member of Writer Club and its ladies chapter, welcome to Kite Day celebration. Today I would like to focus on some very important quotes of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, which I think are true inspiration for us and the coming future. Quaid-e-Azam was a great achiever. Few individuals significantly alter the course of history. Fewer shall modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three. Quaid-e-Azam was a full supporter of democracy, equality, and freedom. He said, democracy is in the blood of Muslims who look upon complete equality of mankind and believe in true equality and liberty. Muhammad Ali Jinnah was a great supporter of free religion. He said, you are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosque or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion, caste, or creed. That has nothing to do with the business of the state. Quaid-e-Azam was a supporter of women empowerment. Even at those times when women were not given importance, he said, no nation can rise to a height of glory unless your women are side by side with you. We are victims of evil customs. It is a crime against humanity that our women are kept within the four walls of house as prisoners. Quaid-e-Azam was a man of his word. He used to say, I don't believe in taking the right decision. I take the right decision and make it right. Think 100 times before you take a decision. But once you take a decision, stand by it as one man. Mr. Jinnah was always prepared for everything. He used to say, expect the best, prepare for the worst. Quaid-e-Azam was no doubt a visionary leader. I would like to end with this famous quote, with faith, discipline, and selflessness, devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve. Thank you. बहुत खूब बयान, well done. मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत है जिस्म जां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत हुई है जिंदा फिर इसकी पुकार से, मिल्लत हुई है जिंदा फिर इसकी पुकार से, तकदीर की अज़ा है मोहम्मद अली जिन्ना. So अब मैं हमारी अगली जो पार्टिसिपेंट हैं बहुत ही टैलेंटेड स्पीकर इब्तिहाल रहमान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आज के मौके के हवाले से अपने व्यूज को जो है वो प्रेजेंट करें. इब्तिहाल. With faith, discipline, and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve. Assalamu alaikum and good evening, Honorable Chief Guest, Patron-in-Chief Mr. Faiz Al-Najdi, President Abdul Rauf, and fellow members of Pakistan Writers Club. Today, we're gathered to celebrate Quaid's Day and remember the hard work and efforts he made to give us a separate nation. Born in Karachi, Pakistan on 25th December 1876, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was the son of late Mitibai and Jinnah Bai Punja. Acquiring his early education from Sindh Madrasatul Islam and graduated from Lincoln's Inn, he became the only Muslim barrister in Bombay just at the age of 20. Jinnah rose to fame, becoming a well-known lawyer in India. In 1904, Muhammad Ali Jinnah decided to start his political career. On 14th August 1947, his efforts in uniting the Muslims were finally brought to fruition
as Muslims and minorities left their homes and traveled miles to Pakistan. This was the beginning of a secure and peaceful era of the Muslims of India, and we will forever be grateful for Quaid-e-Azam for his tireless efforts and constant hard work in gaining a separate state. Muhammad Ali Jinnah believed in peace and equality. He worked towards gaining independence for our land, our home, Pakistan. His struggles towards uniting and motivating the Muslims of India will never be forgotten. He believed in religious freedom, believed that the government and the people are the real assets of the country. Jinnah's achievements and his passionate speeches and progressive ideas are inspiring to the citizens of Pakistan. Schools and colleges aim to teach the youth about the founder of their country, to motivate them and to inspire them to work towards their own country. Lastly, today's day holds a significant value in our lives. We are proud to have a separate nation and a separate identity. We will forever be grateful and proud of the efforts and the struggles that went in to form Pakistan. The founder of this nation may not be with us, but his powerful words and his work towards this nation will never be forgotten. Thus, we celebrate Quaid's Day. Thank you. Thank you so much, Ibtihal. आपने बहुत अच्छे अंदाज में किया. Keep it up. बहुत अच्छे बेटा माशाल्लाह. Yes, sir. Kandil, please invite our chief guest, Ustad Dr. Ali Al-Ghamdi, as he wants to speak now because he has some other engagement. Please invite our chief guest now, please. Okay, sir. No problem. So, I would like to invite His Excellency Dr. Ali Al-Ghamdi now. Before inviting, I must share his brief introduction with all of you. He got his PhD degree in political science from Aligarh University, India. And as a diplomat, he served in Saudi embassies in Pakistan, Japan, India, Yemen, and Bangladesh. He was appointed as a Director General of Technical Cooperation Department in Ministry of Foreign Affairs in Saudi Arabia. He represented Saudi Arabia in the Economic and the Social Council of United Nations, New York. He is currently a columnist in Saudi Gazette newspaper. So please, sir, we are eager to listen from you. His Excellency Dr. Ali Al-Ghamdi. In the beginning, I would like to thank the Pakistan Writers Club for inviting me to say a few words on the Quaid-e-Azam, this great man who was born on this day in 1876 and got his early education in Karachi and Bombay, and then got his law degree as barrister from England. And he became one of the famous lawyers in Bombay. And he joined the Indian National Congress and became an important figure in it. But he realized that it was not possible to continue in that organization and achieve the rights of the Muslims of India. So he resigned, and he was invited by the founders of All India Muslim League, and he became the leader of that organization, and he worked hard along with other leaders of the Muslims in the subcontinent
and the Hindus tried to get him back. He made a 14-point for the rights of Muslims, but it was not accepted by the Hindu leadership. So he decided and he joined along with Allama Iqbal to a homeland for the Muslims, for the Muslims of the subcontinent. In 1944, he wrote a letter to Mahatma Gandhi in which he said that we are two nations. Muslims and Hindus are two nations. We are a separate nation. We have differences in all way of life. And history and law and way of life and names and different way of life of we are a separate nation and we have to have our own country. And before that, in the Lahore resolution, the Muslims under the leadership of Muhammad Ali Jinnah decided that nothing less than, so that resolution became known as Pakistan Resolution. And in 1947, the British and the Hindus had to accept his demand and the demand of Muslims to establish two countries in the subcontinent, that is Pakistan and India. Muhammad Ali Jinnah worked for Muslims of all the parts of India, especially the Biharis. I read in some sources, he said that without the massacre which happened to the Muslims in Bihar, Pakistan would not have been created. And unfortunately, the Muslim of Bihar migrated to East Pakistan. And when the movement started to separate East Pakistan from West Pakistan, the Biharis sided with the Pakistan army to keep the unity of the country. And they sacrificed a lot. But when they failed to do that, they were the people who suffered more. And the military and the other went back to West Pakistan and they were kept in camps, in 66 camps in Bangladesh. They were killed. They were robbed of their shops, their properties. They suffered a lot on the hope that they will be transferred to West Pakistan, the country they chose from the beginning. But unfortunately, all the governments of Pakistan, they have to send them to West Pakistan, but it was not
fulfilled. And there are still suffering in Bangladesh. The Balis and the Bangladesh government, they consider them traitors because they sided with the army. And the Pakistanis are not solving their problem. And in my opinion, they are Pakistanis and they are the citizens of Pakistan, and the Pakistan government must solve their problem and transfer them to West Pakistan. During General Zia, there was the Rabita Trust when government of Pakistan, along with the Rabita al-Alam al-Islami under Abdullah Omar Nasif, established Rabita Trust, and they would wait good amount of money in that trust for the repatriation of the Biharis from Bangladesh to West Pakistan, but unfortunately it was not complete. It was not fulfilled. So we urge the Pakistan government to do its duty towards its citizens. And in the meantime, I urge the member of Pakistan Writers Club, they are the writers who can explain their problem and demand from the government of the Biharis. I think there is some connection problem. Yes, sir. Thank you so much, sir, for covering the all magnanimous aspect of the Qaid's biography and his efforts towards the getting a separate homeland, Pakistan. We are feeling very honored to have you in our virtual session. Now, ladies and gentlemen, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah ही वो वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों को एक नई वलवला अंगेज क़यादत में पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क दिया जहां हम अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। हमारी अगली मुकर्ररा मुहतरमा अमरीन फैज़ साहिबा हैं जो पेशे के एतबार से एक बहुत अच्छी राइटर हैं और कई सालों से उर्दू न्यूज़, आवाज़ और सऊदी गज़ल। एक्सक्यूज मी कंदील, एक मिनट, अगर मुमकिन हो तो हिशाम साहब अभी पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि वो उनकी जुमे की नमाज जा रही है। ओह, सॉरी। कनाडा में है ना, वहाँ जुमे की नमाज हो रही है। जी जी जी, उनकी नज़्म पढ़वा लें तो उसके बाद फिर भाभी को जो है वो देख ओके। अगर मैं इसीलिए थोड़ी देर के लिए चला गया था ताकि मैं नमाज पढ़ के आ जाऊं, और वक्त बहुत कम होता है अमेरिका और कनाडा में, ज़ोहर, असर और मगरिब के दरमियान। सर ओके, हिशाम साहब के बारे में इंट्रोडक्शन तो था ही, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देती हूँ कि इनका अदब और शायरी से हमेशा से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है और आपकी दिल फरेब और उम्दा शायरी से सऊदी अरब का हर शख्स बखूबी वाकिफ है। आप पेशे के एतबार से बिजनेस और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में खूब महारत रखते हैं। आप इंजीनियर हैं और फिल वक्त कनाडा में क़याम पज़ीर हैं। तो जनाब हिशाम सैयद साहब, आप अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर दें। अनम्यूट कर लें रऊफ भाई।
جی جی ہو گیا. شکریہ, بہت بڑی نوازش. وقت چونکہ کم ہے اس لیے ایک مختصر سی جی شام بھائی سناتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جی وہ قائد عظیم تھا. واہ اس بے شک میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ قائد عظیم تھا. عظیم تھا. باطن تھا اس کا صاف اور طبعاً سلیم تھا. واہ 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 بہت خوب. اور حیرت سے دیکھتے رہے اقوام شرق و غرب. واہ حیرت سے دیکھتے رہے اقوام اقوام شرق و غرب. لاغر تھا اس کا جسم پہ ارادہ زخیم تھا. آہا واہ واہ بہت ہی اعلیٰ. تھا اس کی کیا بات. شخصیت میں ایک روب دبدبا. واہ تھا اس کی شخصیت میں ایک روب روب دبدبا. مسلمان ہند کے لیے وہ ایک نعیم تھا. واہ واہ واہ. کہتے ہیں خوف و ہراس میں وہ چراغ امید تھا. خوف و ہراس میں وہ چراغ امید تھا. واہ خدا چمن کے واسطے باد نسیم تھا. کیا بات ہے. پھر پڑھا ہے شام صاحب. واہ واہ. خوف و ہراس میں وہ چراغ امید تھا. واہ فسردہ چمن کے واسطے باد نسیم تھا. واہ. اور اسلام کا اسے بہت واضح شعور تھا. اسلام کا اسے بہت واضح شعور تھا. سیاست میں صاف گوئی تھی تازہ شمیم تھا. واہ سیاست میں صاف گوئی تھی تازہ شمیم تھا. تازہ شمیم تھا. محمد علی کے نام کی برکت تھی اس میں خاص. محمد علی کے نام کی برکت تھی اس میں خاص. اس اذن و انتخاب میں رب کریم تھا. بہت ہی اعلیٰ. بہت خوب. اس اذن و انتخاب میں رب کریم تھا. اور اس کو ملی ہوئی تھی بشارت رسول کی. اس کو ملی ہوئی تھی بشارت رسول کی. مجاہد تھا وہ رسول کا ان کا حریم تھا. واہ بہت خوب. وہ رسول کا ان کا حریم تھا. بہت اچھا. وہ صادق و امین کی ایک اعلیٰ مثال تھا. وہ صادق و امین کی ایک اعلیٰ مثال تھا. ارادوں میں اپنے پختہ اور ایک امیم تھا. ماشاءاللہ. ارادوں میں وہ اپنے پختہ اور ایک امین تھا. پاکستان بنانے کی اس میں تھی خوبیاں. پاکستان بنانے کی اس میں تھی خوبیاں. قانون دا تھا معتبر ذکی و فہیم تھا. اور آخری شعر جو پنچ لائن ہے قابل توجہ. ہم پوری نظم سن رہے ہیں توجہ سے. ہاں آخری شعر پنچ لائن کہ کیسے کریں گے اس کا بھلا لوگ سامنا. کیسے کریں گے لوگ بھلا اس کا سامنا. یہ وہ سوال ہے. سرحدیں کہاں گئیں جو ملک قدیم تھا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. مقرر. ہاں یہ تو بالکل لوگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے سامنا. کیسے کریں گے اس کا بھلا لوگ سامنا. وہ سرحدیں کہاں گئیں جو ملک قدیم تھا. واہ. دوسرے کا وقت نہیں ہے. دوسری نظم کا وقت ہے آپ کے پاس یا نہیں؟ یہ قندیل بتائیں گی آپ کو. وہ اس وقت نگران وہ ہیں. جی سر آپ 2 منٹ اور لے سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. 2 منٹ لے سکتا ہوں. کوشش کروں گا میں 2 منٹ میں سنا دوں آپ. جی شاہب بھائی یہ سخاوت کا جو ہے وہ آپ فائدہ مت اٹھائیے گا. 2 منٹ کا مطلب 2 منٹ بڑا ہی کنڈیشنل وہ ہے. نہیں اصل میں ہوا یہ نہیں. پچھلے اس میں سیشن میں اتنا ٹائم ہو گیا کہ اس قندیل کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے. میرا 2 منٹ آپ لے رہے ہیں. چراغ جو ہے خاتون کے ہاتھ میں یہ بھی دھیان رہے. نہ آپ کے 2 منٹ آپ جب شروع کریں گے اس وقت سے شروع ہوگی. پوری نظم انہوں نے پچھلی نظم سے سٹارٹ کر دیا 2 منٹ ان کے. کہ فریم کرا کے ہم نے رکھی قائد کی تصویریں ہیں. فریم کرا کے ہم نے رکھی قائد کی تصویریں ہیں.
اور صندوق میں بند ہمارے چند ان کی تقریریں ہیں. واہ واہ، بہت خوب، اور بہت خوب. کیسا روشن باپ تھا اپنا، ہم اس سے ناواقف ہیں. کیسا روشن باپ تھا اپنا، ہم اس سے ناواقف ہیں. توڑا لوٹا ملک ہی اپنا، خواب کی یہ تعبیریں ہیں. اور سنیے، قائد اور چند ساتھی گزرے، پھر تو جیسے بند کھلا. قائد اور چند ساتھی گزرے، پھر تو جیسے بند کھلا. کیا ہو گیا؟ حرص و حوث کی لپٹی کیسے پاؤں میں زنجیریں ہیں. اور سنیے کہ زیارت میں وہ قید رہے تھے عمر کے آخر سالوں میں. حیرت کی سیاہی سے لکھی سب کی یہاں تقدیریں ہیں. واہ واہ واہ، ایک تاریخی المیہ آپ نے بیان کر دیا شام بھائی. ایک زیارت میں وہ قید رہے تھے. ایک مخدوش سی گاڑی میں ٹوٹی قائد کی بھی سانس. بالکل بالکل یہی. کیسی سیاست ہے یہ یارو، کیسی یہ تدبیریں ہیں. کیا بات. افسوسناک واقعہ. اور سنیے گا کہ یونیٹی اور فیتھ ڈسپلن کا قائد نے درس دیا. یونیٹی اور فیتھ ڈسپلن کا قائد نے درس دیا. ہم محروم رہے افسوس، نفرت کی تعزیریں ہیں. واہ، بہت خوب. کہاں گیا دو قومی نظریہ، یہ بھی سیاسی نعرہ تھا. فرقوں میں بٹ گئے ہم یارو، اپنی ہی تفسیریں ہیں. واہ. اور یہ شعر قابل توجہ کہ ڈالر پاؤنڈ ریال کے بدلے اوروں کے رکھوالے ہیں. کہ ڈالر پاؤنڈ ریال کے بدلے اوروں کے رکھوالے ہیں. کیا بات ہے. جنس کے اب بازار میں بکتی سستے دام ضمیریں ہیں. واہ، بہت بہت خوبصورت. افق پہ گہری تاری کی ہے چاند ستارہ جھنڈے پر. گھور اندھیرے میں جیسے کہ جگنوں کی تنویریں ہیں. واہ واہ واہ. اور کچھ نہ سیکھا ماضی سے تو کیا ہوگا انجام بھلا. دیواروں پہ جانے کیا کچھ لکھی اب تحریریں ہیں. واہ واہ واہ، نوشتہ دیوار ہے. واہ واہ. کہ زخم دکھوں کے ہرے رہیں گے، لہو لہو ہے اب شام. زخم دکھوں کے ہرے رہیں گے، لہو لہو ہے اب شام. ہر سو دیکھو انسانوں کی بے حس کند شمشیریں ہیں. واہ، بہت خوب، بہت خوب. بہت زبردست. فریم کرا کے ہم نے رکھی قائد کی تصویریں ہیں، اور صندوق میں بند ہمارے چند ان کی تقریریں ہیں. بڑا مایوس کن نقشہ کیجیے ہے حقیقت بیان. جی بالکل، بہت اچھے انداز میں حقیقت بیان کی سر آپ نے، اور روح کو جھنجھوڑنے والی بھی تھی اندر ہی اندر. شکریہ، بہت ویلکم سر. سو سامعین محفل، اب ہم اگلی پارٹیسپینٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہماری اگلی مقررہ محترمہ امرین فیض صاحبہ ہیں، جو کہ پیشے کے اعتبار سے بہت اچھی رائٹر ہیں اور کئی سالوں سے اردو نیوز، آواز، سعودی گزٹ اور مختلف ویب میگزینز کے لیے لکھ رہی ہیں. آپ پاکستان رائٹرز کلب لیڈیز چیپٹر کی فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ہیں، اور آپ خواتین کی سماجی جماعت ماورا اور کی بھی سینئر ممبر ہیں، اور پاکستان میں بھی فلاحی کام بھرپور طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں. محترمہ امرین فیض صاحبہ. السلام علیکم خواتین اور وعلیکم السلام. بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت کا تحفہ دینے والے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا آج ہم 145واں یوم ولادت منا رہے ہیں، جنہیں اپنے قوم سے بچھڑے 70 سال سے زائد کا عرصہ بیت جانے کے باوجود آج بھی ان کی یاد کی معطر خوشبو ہر محب وطن پاکستانی کے دل میں تازہ ہے. قائد اعظم کا احسان ہے کہ انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد خود مختار ریاست کے قیام کے لیے بھرپور جد و جہد کی،
जैसा कि फयाज हाशमी फरमाते हैं, यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान। हम इस अजीम रहनुमा के मकरूज हैं जिन्होंने हमें आज़ादाना तौर पर सांस लेने और अपनी माशरती, सकाफती और मजहबी शनाख्त को कायम रखने के काबिल बनाया। कायद-ए-आज़म एक अहद आफरीन शख्सियत, अजीम कानूनदान, बाउसूल सियासतदान और बुलंद पाया मुदब्बिर थे। उन्होंने अपनी अटल कुव्वत इरादी, दानिशवराना सलाहियतों और गहरे मुदब्बिराना फ़हम और अदराक और अनथक मेहनत से मुसलमानान पाक व हिंद के गले से सदियों की गुलामी का तौक हमेशा के लिए उतार फेंका और मुसलमानों को हुसूल पाकिस्तान के मकसद से आगाह किया, यानी बरसगीर के मायूस कुन और खौफजदा मुसलमानों को एक नस्बुल ऐन दिया। कायद-ए-आज़म एक सहर अंगेज शख्सियत के मालिक थे। उनकी शख्सियत से न सिर्फ बरसगीर के मुसलमान और हिंदू ही नहीं बल्कि अंग्रेज तक उनसे मुतासिर हुए बिना न रह सके। शेक्सपियर ने कहा कि कुछ लोग पैदा ही अजीम होते हैं, मगर कुछ लोग अपने काम से खुद को अजीम बना लेते हैं। अगर ये बात कायद-ए-आज़म के लिए कही जाए तो गलत ना होगा। दुनिया की सियासी तारीख के औराक को अगर हम पलट कर देखें तो हमें मालूम होगा कि हमारे कायद का शुमार इन अजीम शख्सियात में सफ़े अव्वल में होता है जिन्होंने आज़ादी के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की। उन्होंने महज मंतक़े दलील और उसूली मौक़िफ़ के ज़ोर पर आज़ादी हासिल की। क्या आज के पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान कहा जा सकता है? क्या कायद-ए-आज़म की शख्सियत व किरदार मौजूदा पाकिस्तान के हालात से मुताबिकत रखते हैं? ये हमारे लिए एक लम्हे फिक्रिया है। आज वतन अजीज को दहशतगर्दी, गुर्बत, जहालत, बेरोजगारी और माशरे में अमीर और गरीब के माबैन बेपनाह फर्क के मसाइल दरपेश हैं। जैसा कि इफ्तिखार आरिफ फरमाते हैं कि तू भी देखे तो जरा देर को पहचान ना पाए, ऐसी बदली तेरे कूचे की फजा तेरे पास। वक्त का तकाजा ये है कि हम बतौर कौम कायद-ए-आज़म के उसूलों पर अमल पैरा होकर इन चैलेंजेस और मसाइल को मुत्तहद और मुनज़्ज़म करते हुए ईमानदारी और मेहनत से उनको हल करें और माशरे में इल्म, मेहनत, इंसाफ और जमहूरी कदरों को बुलंद करके एक अजीम कौम बनने की कोशिश करें ताकि ये पाकिस्तान के मिशन मील हो सके और वतन अजीज एक बार फिर इस्लाम का हकीकी किला बनकर दुनिया के नक्शे पर एक मिसाल बनकर उभरे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अमरीन भाभी, आपने हमेशा की तरह बहुत ही पोलाइटली जो है वो कायद-ए-आज़म की शख्सियत के लिए। अब हम अगले मुकर्रर जिनका ताल्लुक जद्दा शहर से है, वो अरसा दराज से सऊदी अरब में मुकीम है, के एतबार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जबकि सेल्स और मार्केटिंग के शोबे से भी गहरा ताल्लुक है। मेरी मुराद जनाब सैयद एहसानुल हक साहब से है कि वो आज के मौके के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। तमाम मुंतज़मीन, मुक़र्ररीन और सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ख़ास तौर पर मैं डॉक्टर अली गामदी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की कायद-ए-आज़म के हवाले से, उनकी मालूमात बहुत ज़्यादा है। मैं इंजीनियर फैज़ नज़दी का भी शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने मौका दिया। मेरी सकत नहीं है कि मैं कायद-ए-आज़म के ऊपर कुछ कह सकूँ, अलबत्ता एक पाकिस्तानी की हैसियत से लिए मेरे लिए एक ऑनर है कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूँ। जब अमली तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहादुर शाह ज़फ़र से हिंदुस्तान की ज़माम हुकूमत संभाली तो उन्होंने मंसूबे के तहत मुसलमानों को तालीम, मुलाज़मत और तरक्की के शोबों से दूर रखा और मुसलमानों में दीनी तफ़रक़ा, समाजी एतक़ाद की दर्जाबंदी और अंग्रेज़ों के हमनवाई को नवाजने की पॉलिसी अपनाई। इसी में कादियानी जैसी दीनी फ़िरक़ावारियत को परवान चढ़ाया। फिर 1857 में जब टीपू सुल्तान के बग़ावत और शहादत के बाद मुसलमानों पर अरसा हयात मज़ीद तंग हो गया, सर सैयद जैसे दानिशवरों को भी खुद मुसलमानों ने तनकीद का निशाना बनाया। इन हालात में अल्लामा इक़बाल और मोहम्मद अली जिन्ना ने जन्म लिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इंग्लैंड से वकालत के बाद तालीम मुकम्मल करके हिंदुस्तान आया, बॉम्बे में वकालत शुरू की और साथ ही उनको अंदाज़ा हो गया कि मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की बहाली के लिए, उनके हुकूक के लड़ने के लिए उनको कुछ न कुछ किरदार अदा करना है। उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन किया
اور اس وقت وہ متحدہ ہندوستان کی آزادی کے علم بردار تھے۔ کچھ ہی دنوں میں ان کا اندازہ ہو گیا کہ کانگریس کے جو ہندو رہنما ہے وہ مسلمانوں کو حقوق دینے کے فیور میں نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت 1906 میں مسلم لیگ بن چکی تھی، لیکن انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا۔ ادھر علامہ اقبال مسلمانوں کے زبو حالی سے بہت رنجیدہ و پریشان تھے، انہوں نے اپنے اشعار میں مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی۔ ان کی زیرک نگاہ نے جناح پر اندازہ لگا لیا کہ وہ مسلم قوم کو متحرک کر سکتے ہیں اور ان کے آزادی کے لیے ان کو جگا سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے علامہ قائد اعظم کو قائل کیا کہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کریں، تو لہٰذا انہوں نے 1914 میں مسلم لیگ جوائن کی اور آہستہ آہستہ وہ اس کاروان کو لے کے بڑھتے رہے۔ اس پہ کسی صحافی نے ان سے کہا تھا کہ آپ پہلے متحدہ ہندوستان کے حامی تھے اور اب مسلم یعنی ایک مسلمانوں کی آزادی کے حامی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں کبھی اسکول میں بھی پڑھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اور ایک صحافی قائد اعظم گھر پہ گئے رات کے 2 بجے، قائد اعظم ٹہل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی گاندھی جی گھر پہ گیا تھا، وہ سو رہے ہیں اور آپ ابھی رات کے 2 بجے جاگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی جی کی قوم جاگ رہی ہے، میری قوم سو رہی ہے، اسی لیے میں جاگ رہا ہوں۔ تو یہ مسلمانوں کی اس وقت کی کیفیت تھی۔ مسلم تحریک نشیب و فراز سے گزرتی رہی۔ ابوالکلام آزاد جیسے دانشور، بہت سارے شعراء، بہت سارے مولویوں نے جناح کی مخالفت کی، لیکن ان کی ہمت، ایمانداری، بے باکی، عزم، معاملہ فہمی، فیصلہ کی طاقت ان کے آگے کوئی نہ ٹھہر سکا۔ پھر الہ آباد کا 1932 کا اجلاس، جس میں علامہ اقبال نے خاص طور پہ الہادہ وطن کا تصور پیش کیا اور 1900 بنگال مولوی فضل اللہ قرارداد پیش کی، جس نے پاکستان کی تشکیل کا رخ متعین کر دیا۔ اس کے بعد اسی تحریک میں 1943 میں ہندو مسلم فساد ہوئے، جس میں ہندوؤں نے ہزاروں مسلمان شہید کیے بہار میں اور لاکھوں گھر اجڑ گئے، اور اس طرح ہندوؤں نے خود 2 قومی نظریت پہ مہر ثبت کر دی، اور قائد اعظم نے اعتراف کیا کہ بہار کے مسلمانوں کی قربانی کے بغیر پاکستان کی تشکیل ممکن نہ ہو سکتی۔ حالانکہ بہار، یو پی اور ہندوستان کے جو اقلیتی صوبوں کے مسلمان تھے، ان کو معلوم تھا وہ پاکستان کا حصہ نہیں بن سکیں گے، لیکن انہوں نے اسلامی پاکستان کے جذبے کے لیے قائد اعظم کے کال پہ ادا کیا۔ 1945 اعظم کو ڈاکٹر نے ٹی بی کی تشخیص کیا، انہوں نے ڈاکٹر راز رکھنا، ورنہ اگر انگریز تقسیم ان کو معلوم ہو گیا تو انگریز تقسیم ہند کا فارمولہ مؤخر کر دیں گے اور پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ 14 اگست 1947 جب پاکستان قائم ہوا تو قائد اعظم نے اسلامی فراہی ریاست، جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام اقلیتوں کو حقوق اور ان کے تحفظ کی ذمہ داری دی جاتی ہے، اس کا اعلان کیا اور ایک دستور سازی کے لیے شبیر احمد عثمانی، ظفر احمد انصاری اور دوسرے لوگوں کو اس میں شامل کیا تاکہ جلد سے جلد پاکستان دستور قائم کیا جائے۔ قائد اعظم کے بارے میں مشہور امریکی تاریخ داں اسٹینلی ہیڈلے کہتا ہے، دنیا کے چند رہنما ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ بدلا، چند ہیں جنہوں نے جغرافیہ تبدیل کی، چند ہی ہیں جنہوں نے کوئی قوم بنائی، جبکہ قائد اعظم نے یا جناح انہوں نے کہا ہے یہ تینوں کام بیک وقت کیے۔ وہ دوسرا وہ کہتے ہیں نا کہ اصل تعریف وہ ہے جو دشمن آپ کے لیے کرے۔ تو ہندو لیڈر جو بی جے پی کے لیڈر تھے اور سابق وزیر خارجہ جہانی جسوت سنگھ نے اپنی کتاب جناح میں قائد اعظم کی سیاسی بصیرت، معاملہ فہمی، دانش مندی، عزم و ہمت کے سامنے گاندھی کی کوئی مقام نہ ٹھہرا ہے۔ انہوں نے کہا گاندھی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ البتہ قائد اعظم کی وفات اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد قومی مفادات پر سیاسی اور ذاتی مفادات کو ترجیح دی گئی، مشرقی پاکستان کے قائدین اور عوام کو بتدریج دور کر دیا گیا۔ اس کا فائدہ ہندوستان نے اٹھایا اور سازشوں کے ذریعے سے زبان اور دوسرے فتنوں کو پروان چڑھایا۔ پر ایوب خان کے ماشاء اللہ اور دارالخلافہ کراچی اسلام آباد منتقلی نے مشرق و مغرب کی دوری کو اور اضافہ کر دیا۔ 1969 میں ایوب خان نے اپنے 1962 کے دستور کے تحت حکومت اسپیکر فضل القادر چودھری کو دینے کے بجائے جنرل یحییٰ کے حوالے کر دی، جو مشرقی پاکستان کے لیے بہادر شاہ ظفر ثابت ہوئے۔ جب جنرل نیازی نے 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ایسٹ کمانڈر انڈین آرمی کے حوالے کر دیا، اور اس طرح وہ جو تحریک شروع ہوئی تھی 1906 میں، اسی ڈھاکہ شہر میں، اسی کے قریب رمنا گراؤنڈ میں مشرقی پاکستان کا باب بند کر دیا گیا، اور اسی وقت اسی جگہ پہ محب وطن پاکستانی کو قتل عام شروع ہو گیا، جو آپ کو پتہ ہے آج بھی سینکڑوں لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے، اور 2.5 لاکھ محب وطن پاکستانی 66 کیمپوں میں، جیسا کہ ڈاکٹر غامدی صاحب نے کہا، محصور ہیں، جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں، اور سوال کرتے ہیں کہ قائد کے پاکستان کے لیے قربانی اور حب الوطنی کی کیا یہی جزا ہے؟
بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ سر، آپ کے نالج کے لیے آپ نے اتنے اچھے طریقے سے چیزوں کو بیان کیا. سر اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے لگی ہوں وہ شہر ریاض کی جان ہے. پیشے کے اعتبار سے فیملی فزیشین، ریڈیولوجسٹ، ہپنو تھراپسٹ اور بہت اچھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں. آپ ایک سوشل ورکر ہیں اور مختلف فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. فی الوقت آپ پاکستان رائٹرز کلب لیڈیز چیپٹر کی کنوینر ہیں. جی تو میری مراد ڈاکٹر فرا نادیہ سے ہے اور میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ٹریبیوٹ پیش کریں. ڈاکٹر فرا نادیہ صاحبہ. ڈاکٹر فرا, are you there? Dr. Farah, I think there is some problem. So I would like to invite our next participant, جو کہ ایک مشہور کالمسٹ اور رائٹر ہے. آپ نے سعودی عرب میں ایک طویل مدت گزاری اور اس دوران آپ مختلف لوکل اور انٹرنیشنل نیوز پیپر اور میگزینز کا حصہ بھی رہے، جس میں سر فہرست عرب نیوز کے لیے آئل سین، ساؤتھ گزٹ کے لیے انرجی آؤٹ لک اور اردو نیوز کے لیے خود کلامی کے عنوانات سے لکھتے رہے. اس کے علاوہ بی بی سی ورلڈ، بی بی سی اردو، ڈیلی ڈان اور گلف نیوز کے نمائندہ بھی ہیں. فی الوقت کینیڈا ٹورنٹو میں قیام پذیر ہیں اور کینیڈین نیوز پیپر ٹورنٹو اسٹار اور گلوب اینڈ میل کے لیے لکھ رہے ہیں. آپ ماسٹر یونیورسٹی میں تدریسی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں. سو میں دعوت دوں گی سید راشد حسین صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سید راشد حسین صاحب. I think he is not there. He is not there. جی خالی پڑی ہوئی. I just saw. نہیں وہ کرسی نہیں ہے، شاید جمعہ پڑھنے گئے. ایکچولی وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے گئے تھے. از ناٹ بیک، تو کسی اور کو انوائٹ کر لیں. احتشام سے انوائٹ کریں. جی میں اب چیک کر لوں. پہلے میں یوسف علی یوسف صاحب کو انوائٹ کرنا چاہ رہی ہوں، وہ یہی ہے. یوسف صاحب. احتشام صاحب کو، احتشام الدین ارشد کو انوائٹ کر لیں، وہ بھی کافی ویٹ کر پہلے کہ جن کو آپ بلا رہی ہیں ان کے مائک میوٹ ہیں، تو جو صاحب کر رہے تھے ابھی ان کو رؤف صاحب یا وہ ان کو انمیوٹ کریں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ آ سکیں گے. اس لیے کہ جی رؤف سر پلیز آپ مائکس کو انمیوٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ ہیں حضرات ہمارے ساتھ. یہ تو جو جی جی وہی دیکھ رہے ہیں، وہی دیکھ رہے ہیں. یوسف بھائی کا مائک میوٹ ہوا ہے. ہاں لیکن ہاں میرا خیال ہے وہ ہوں گے نہیں وہاں پہ. ان کو بلا لیں. احتشام نظامی صاحب کو بلا لیں. جی احتشام نظامی صاحب سے تو آپ سب خوب واقف ہیں. فرسٹ سیشن میں کافی اچھا انٹروڈکشن ان کا ہوا. میں بریفلی جو ہے ان کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ بہت تجربہ کار رائٹر، آتھر اور پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. آپ PRC انٹرنیشنل گروپ کے چیئرمین ہیں اور آپ کو فرینڈز آف ہیومینٹی USA کے فاؤنڈر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. آپ نے یونیورسٹی آف کراچی سے MA ان پولیٹیکل سائنس کی ڈگری حاصل کی اور 2 کتابوں کے مصنف ہیں. فی الحال آپ شکاگو USA میں قیام پذیر ہیں. میں دعوت دینا چاہوں گی احتشام ارشد نظامی صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ قندیل. السلام علیکم ایوری بڈی. اور میرا خیال ہے کہ آپ نے ڈاکٹر فرا نادیہ کو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ہیڈ فون یوز کیا ہوا ہے. میرا خیال ہے کبھی کبھی اس کی وجہ سے بھی آواز نہیں آتی ہے. تو اینی وے دیکھیے یہ جو تقریر کا جو شوق ہے نا یہ بہت ہی خطرناک بھی ہوتا ہے. ورنہ یہ
आप लोगों ने 2.5 घंटे पहले सेगमेंट में और अभी भी 1 घंटे से ऊपर हो गया है। मैं भी बैठा हूँ उसी शौक में कि मेरी भी तकरीर है। और अगर ऐसा नहीं होता तो अब आधे से भी कम लोग हैं जितने पहले सेशन में थे। ये राशिद हुसैन साहब आ गए हैं, तो बहरहाल मैं अपनी बात जारी रखता हूँ। बात यह है कि ये जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे पाकिस्तान के बानी, हम जो लोग हैं जो रह गए हैं अब इस दुनिया में और पाकिस्तान से मुताल्लिकीन हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने खोल में बंद रहना चाहते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं और अपने ही अकाबरीन को भूल जाते हैं, बल्कि उनके बारे में नेगेटिव बातों का हिस्सा बनते हैं। ये हमारी रवायत है बहुत पुरानी जो अब भी कायम है। और मैं उन पहलुओं की तरफ आऊंगा कायद आज़म के बारे में कि जिनके बारे में अब मुतज़ाद बातें और मुतनाज़िया बातें शुरू कर दी गई हैं, खास के जब से ये सोशल मीडिया सामने आया है कि उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत को भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। और उन पहलुओं पे मैं आऊँगा कि जैसे उन पर ये एक इल्ज़ाम है जो अब आयद किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह की बड़ी मसलहत होती है और अल्लाह ही फैसला करता है कि किसको कब दुनिया में लाया जाए और किसको कब दुनिया से उठाया जाए। और शायद अल्लाह की मसलहत अब हमें कभी कभी समझ में भी आ जाती है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अगर और जिंदा रहते तो आज उनकी शख्सियत को हम कहाँ से कहाँ पहुँचा देते और उनकी शख्सियत को हम कितना मुतनाज़ा बना देते और कितना मुतारज़ा बना देते। तो ये अल्लाह की मसलहत थी कि उन्होंने जब एक मुल्क हासिल किया, जैसे ही उनको ज़्यादा देर हमारे साथ रखा नहीं कि कहीं उनकी शख्सियत को हम फिर उनकी मसख न करना शुरू कर दें, तो कम से कम उनका जो भरम है वो बहुत हद तक अभी कायम है। सबसे पहली बात जो अब कही जाती है, मुख्तलिफ जगहों से आवाज़ें आती हैं कि कायद आज़म ने एक ऐसा पाकिस्तान क्यों बनाया जिसके 2 हिस्से अलग अलग थे, बीच में हिंदुस्तान था। एक सबसे बड़ा जो उन पर अब नुक्ताचीनी उन पर की जाती है वो ये की जाती है, मैं चूँकि सियासियात का तालिब इल्म हूँ, तारीख का तालिब इल्म और मैं सियासी तज्ज़िया निगारी भी करता हूँ, तो मैं सारे मराहिल को सामने रखता हूँ और मैंने पढ़ा भी है कि जिन मराहिल में पाकिस्तान बना, जो सर्कमस्टांसेस थे उस वक्त पाकिस्तान बर्र सगीर के, और मुसलमानों के साथ जो रवैया था कांग्रेस का और हिंदू अक्सरियत का, और जो बरतानवी जो राज था उसका जो रवैया था, उसके तहत एक ऐसा शख्स जो वकालत करता हो, जो लंदन में मुकीम हो, जिसकी वकालत महंगी तरीन वकालत थी उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा तन तनहा। और उस वक्त ये भी देखिए कि मुसलमानों में कितनी तकसीम थी, जो बड़े बड़े सियासतदान मुसलमान के उलमा वो कायद आज़म के अफकार के मुखालिफ थे और वो एक अलग राह ले रहे थे। उसके बावजूद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस में रहते हुए हिंदुओं और मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए बेतहाशा कोशिशें की, और वो कांग्रेस के रुकन भी थे, मेंबर भी थे और एक रहनुमा थे। मगर जब उन्होंने ये देख लिया कि पाकिस्तान एक लाजमी अमर है जिसको बगैर मुसलमान जिंदा नहीं रह सकते, उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक चलाई। और ये भी उनकी कुर्बानियां तो देखिए, एक तो उन्होंने महंगी वकालत छोड़ी, अपने पेशे से मुंह मोड़ लिया, पाकिस्तान की तहरीक चलाई, और दूसरे अपनी सेहत की कुर्बानी दी। यानी वो शख्स, एहसान ने अभी बताया है हम लोगों को कि उनको पता चल गया था कि उनको टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, और उस वक्त ये बहुत मोजी मर्ज हुआ करता था। उन्होंने अपने डॉक्टर्स को कहा कि इसके बारे में कुछ ना बताना किसी को, वरना पाकिस्तान मूवमेंट खतरे में पड़ जाएगी। तो ये उनकी, तो उस वक्त जो सर्कमस्टांसेस थे
उनको आखिर वक्त में ये कहा गया था कि ये पाकिस्तान का नक्शा बन रहा है, आपको इनको लेना है या उससे इनकार करना है। जैसे यहाँ अमेरिका में कहते हैं यस और नो, आपसे क्वेश्चन किया जाता है आर यू डूइंग इट, यस और नो, आपको उसी में जवाब देना होता है। तो ऐसी सूरत में या तो वो पाकिस्तान मूवमेंट को तबाह करके अलग हो जाते, या फिर जो सूरत बन रही थी जिसमें आपने देखा कि हैदराबाद दक्कन वो भी पाकिस्तान में होना चाहिए था, यूनाइटेड बंगाल होना चाहिए था, इसलिए कि वेस्ट बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी, जो उसूल था उसकी बुनियाद पे वेस्ट बंगाल को भी होना चाहिए था पाकिस्तान में, मगर उनको ये भी कुर्बानी देना पड़ी, वो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। तो ये इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें आपको फैसला करना होता है, और वो कायद ऐसा था कि उसने ये फैसला किया कि इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान मिल रहा है उसे उस तरह से ले लिया जाए। अब दूसरा जो नुक्ताचीनी उनके पर होती है क्रिटिसाइज, मुझे नहीं पता कि आपने कितना वक्त दिया है मुझे इस सेगमेंट में, लेकिन मुझे कुछ 2-3 पॉइंट कहना है आपसे, तो अगर टाइम है तो मैं और दो पॉइंट्स का जिक्र कर दूं आपके सामने। सर बहुत ब्रीफली। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आ रही है अब आवाज। ठीक है जी। तो अब मैं ये दूसरा जो इल्जाम उन पर जो नुक्ताचीनी की जा रही है, क्रिटिसाइज पाकिस्तान के अंदर से ही, वो ये कि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में जाके ये क्यों ऐलान कर दिया कि उर्दू ही जो है वो कौमी जबान होगी, जिस पर कहा जाता है कि बंगालियों ने अपनी वहीं से अपनी सियासत का रुख मोड़ दिया और वो पाकिस्तान से अलहदगी का सोचने लगे। और ये इल्ज़ाम एक तरह से कायदे आज़म पर डाला जाता है कि उन्होंने जाके सख्त ज़बान में कहा था कि द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान विल बी उर्दू एंड ओनली उर्दू। बात ये है, मैं बांग्लादेश जाता हूँ, मैं वहाँ इंटेलेक्चुअल से भी मिलता हूँ, मैं वहाँ पॉलिटिशियन से भी मिलता हूँ, मैं उनसे ये पूछता हूँ अपने दोस्तों से कि ये बताइए कि पाकिस्तान में किस सूबे की ज़बान उर्दू है या थी? क्या पंजाब की ज़बान उर्दू थी? क्या सरहद की ज़बान उर्दू थी? क्या सिंध की ज़बान उर्दू थी? क्या बलूचिस्तान की ज़बान उर्दू थी? और फिर ये कि सिर्फ खुद कायदे आज़म की ज़बान क्या मादरी ज़बान उर्दू थी? जब किसी की ज़बान उर्दू थी ही नहीं तो इम्पोज करने का सवाल क्या पैदा होता है? इसका मतलब है कि न सरहद ने, न बलूचिस्तान ने, न पंजाब ने, न सिंध ने, किसी ने इम्पोज नहीं किया उर्दू, बल्कि कायदे आज़म एक बहुत ही वसीउल क़ल्ब, वसीउल नज़र इंसान थे। उन्होंने ये देखा कि कोई ऐसी ज़बान जिसका ताल्लुक अरबी से भी हो, इस्लाम से भी हो, वो ज़बान जो राबते की ज़बान हो, हर सूबे के लोग उर्दू समझते हों। मैं मशरक़ी पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मैं जानता था मेरे जो कुलीग्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स फेलोज हैं, वो सब उर्दू समझते थे। शेख मुजीबुर रहमान का बेटा मेरा दोस्त था, वो उर्दू इतनी अच्छी बोलता था कि मुझे हैरानगी होती थी कि वो बंगाली है। तो उर्दू उन्होंने इसलिए कहा था कि ये राबते की ज़बान है और किसी को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन असल मसला ये है कि उसको पॉलिटिकल मसला बनाया गया और एक एजेंडा था, एक गोल था, एक एम था जिसको लेके चला गया और कायदे, वरना 1950s में ही, लेट 50s में बांग्ला को भी कौमी ज़बान बना दिया गया था, यानी 10 साल से पहले। और कभी किसी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल के से पहले एक तनाज़ा बहुत संगीन उसको तय कर लिया जाए, उसके बावजूद भी अलहदगी हो जाए। तो इसके पीछे बहुत सारी बातें कारफरमा है। मैं चाहता हूं कि नई नस्ल को, खास के आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन चीज़ों के बारे में जब आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि असल में मसला था क्या। और हम तो वो बदनसीब कौम है कि हम आज भी इस बहस में उलझ रहे हैं कि कायदे आज़म क्या इस्लामी नजरिया रखते थे या वो सेकुलर थे। ये अफसोसनाक बात है। ये नहीं देखते कि वो एक मुसलमान थे और हम एक मुसलमान हैं। निज़ाम हुकूमत बनाना हमारा आपका बात का काम है। और कायदे आज़म ने खुद उर्दू जब कहा था कि उर्दू कौमी ज़बान होगी, तो उन्होंने बाद में मीटिंग में, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान भी थे, उन्होंने कहा था कि क्यों ना आप इस मामले को पार्लियामेंट में जाके हल करें, और जो सही जगह है। मगर बात सियासी थी और उसको सियासी रुख दिया गया। मैं इसी बात को क्लियर करने के लिए आपके 4 घंटा यहाँ इसलिए बैठा कि इन बातों को क्लियर होना चाहिए।
चाहे 18 ही लोग बैठे हों, इस वक्त 15 लोग बैठे हों, मगर कम से कम इनके जहन साफ हो। तो मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। कंदील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर, थैंक यू सो बहुत मच शुक्रिया सर। आपकी बातों से मुझे शेर याद आ रहा था, उर्दू हजार काफिला चेहरों की गर्द है, उर्दू हजार काफिला चेहरों की गर्द है, उर्दू मीर है सौदा है दर्द है, अब का नहीं ये साथ बरसों का साथ है, अब का नहीं ये साथ बरसों का साथ है, तहलीक अर्ज़ पाक में उर्दू का हाथ है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। वेल स्पोकन एहतशाम भाई, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब आवाज आ रही है मेरी आप सबको? सॉरी जी बिल्कुल डॉक्टर फरा, ये Sorry. हमारी लेडीज चैप्टर की कन्वीनियर, बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर, हिप्नोथेरेपिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, फैमिली फिजिशियन और सोशल वर्कर हैं। प्लीज अब टाइम कम है तो अब बिल्कुल जल्दी से मैं पेश करें। अच्छा जी, सबसे पहले जी सबका थैंक यू। सबसे पहले डॉक्टर अली अलगामदी साहब का, शनाज मुजम्मिल साहिबा का और हमारे इंटीग्रल पार्ट माशाल्लाह मंजूरुल हक साहब का, जस्ट लाइक अ मेंबर टू अस। पहले ही थैंक यू और वेलकम दोनों इकट्ठे सर हम कह रहे हैं, क्योंकि वो ज़रा नेट की वजह से, मेरी वजह से इश्यू हो गया। कायदे आज़म का हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले तो अमजद साकिब साहब की किताब का बहुत अच्छा माशाल्लाह हुआ, बस उनको एक डेडिकेट में शेयर करना चाहती हूँ नजदी साहब, और थैंक यू आपका कि इतनी अच्छी गैदरिंग करने का और बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलाने का, वाकई जिससे हमारे जहन खुलते हैं। दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं जो वाकई हमारी सोच बदलते हैं। हम तो समझते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं सही है, लेकिन बहुत नेक लोग हैं। उनके लिए एक डेडिकेट है, उनको शायद ये शेयर कोई भी पहुंचा दे, वो शायर का मुझे नहीं पता, उनके लिए डेडिकेशन है कि वो कहते हैं ना कि घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसा कर देखें। अमजद साकिब साहब के लिए है जिन्होंने किताब लिखी। अब कायदे आज़म के लिए मैं थोड़ी सी स्पीच उनकी पर्सनालिटी के ऊपर लिखी थी। पहले मैं उनके लिए शेयर कहना चाहती हूँ, रऊफ मुगल साहब और नजीर साहब को थैंक यू करने के बाद, सर ये बेअसर हो गए सब हरफ नवा तेरे बात, बेअसर हो गए सब हरफ नवा तेरे बात, क्या कहेंगे दिल के अहवाल तेरे बात। देखिए तो जरा देर को पहचाने ना पाए, देखिए तो जरा देर को पहचान ना पाए, ऐसी बदली कूचे की फिजा तेरे बात। और तो क्या किस पैमाने की हिफाजत करते, और तो क्या किस पैमा की हिफाजत करते, हमसे तो एक ख्वाब न संभाला गया तेरे बात। ये कायदे आज़म के लिए डेडिकेटेड है। और दूसरा थोड़ा सा कायदे आज़म के मुतालिक में उनकी पर्सनालिटी के लिए माशाल्लाह सबने सही कहा था कि जैसे आखिर में बारी आती है तो सब कुछ बोल चुके होते हैं। उन सब का खुलासा ही यही है कि कायदे आज़म was the father of the nation. Muhammad Ali Jinnah was born on 25th December 1876. About his personality, I just want to say something about, he was a wise person. Jinnah was a very wise person. He had independent judgment and the opinion. He decided everything in the light of the reasons. He never allowed in passions to interfere in his affair. Jinnah never worked for his personal gain or fame. He devoted all the time and energy to work for the achievement of the Pakistan. He was always ready to serve others, and because of his faith, discipline, selfless devotion, and duty, we are living in the country with an independence and dedication, with the proudness which is called as a Pakistan. We are proud to be a Pakistani, and a lot of effort goes just because 100,000% efforts of Quaid-e-Azam. We miss him, we love him, and he's always with us. कायदे आज़म का एक छोटा सा, बहुत सारी कोटेशंस थी लिखी, टाइम की वजह से मुझे जो 2-3 आपको मैं बताना चाहती हूँ। कायदे आज़म said, "It is only with the united effort and the faith in our destiny that we shall be able to translate the Pakistan of our dream reality." Actually हम पाकिस्तान बनना किस लिए था, और अब जो हाल है इस वक्त, अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ ही दे। सेकेंड एक कोटेशन उनकी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, "No nation can rise the height of the glory unless your women are side by side with you." कायदे आज़म ने वुमेन एंड डिस्क्रिमिनेशन से हट के हर एक को तालीम के लिए फ़रोग़ दिया,
اور پاکستان کو ایک ترقی یافتی ملک بنانے کے لیے ہم سب کو ایک نئی سوچ تھی، اور سوچوں سے ہی عمل بدلتے ہیں اور عمل سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ کہتے ہیں علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ہم اس ملک کو علم سے بڑھائیں تاکہ کبھی ہمیں کوئی ہمارے ملک میں شکست نہ دے سکے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں نے آدھی اسپیچ پڑھی ہے، ہوپ کیا تھوڑی تھوڑی باتیں میں کہہ سکی ہوں، کیونکہ میں نے اپنا سارا سوئچ کر دیا موبائل کے اوپر، کہنا تو بہت کچھ چاہ رہی تھی میں۔ اور تھینک یو ویری مچ ایوری ون، اور ہوپ انشاءاللہ سی یو آل اگین سون۔ تھینک یو نرجس صاحب، امرین بھابھی، تھینک یو روف مغل صاحب، نوید الرحمان صاحب، قندیل، thank you very much for the hosting. Thank you Madhya Numan, Ibtihal, and every guest from all over the world. And this really show that we all are Pakistani and we are patriotic no matter wherever we are. We are always there to reunite, even virtually. Is corona ki halat mein we are always there to reunite. Thank you ji. Assalamu alaikum. Thank you very much, Dr. Farah. Manzoor Ulaq Saab, thank you very much once again. And I invited Sabah also, and a lot of praise for you. And you are the integral part of our PWC and Writers Club. Yes, it's always a pleasure. اور یہ آپ کو ہم شیلڈ پہ لکھ کے دیں گے۔ Thank you. جی thank you so much. اچھا جی، اب ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینا چاہوں گی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کا شمار شہر ریاض کے ایسے شعراء میں ہوتا ہے جو شاعری کو فن نہیں بلکہ اظہار درد دل کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو میں اب انوائٹ کرنا چاہوں گی زبیر بھٹی صاحب کو۔ وہ ہمارے پاکستان رائٹرز کلب کے جو ہیں وہ خزانچی بھی ہیں اور بہت فعال جو ہیں وہ ممبر ہیں۔ پلیز زبیر بھٹی صاحب اپنا تازہ کلام سنائیے۔ زبیر بھٹی صاحب، زبیر صاحب کو انمیوٹ کر دیں۔ زبیر صاحب خود بھی کر سکتے ہیں انمیوٹ، خود بھی کر سکتے ہیں، اور پیچھے روشنی ہے، آپ روشنی سے ہٹ جائیں، تصویر آپ کی نہیں آ رہی، لائٹ سے تھوڑا ہٹ جائیں آپ۔ زبیر بھٹی صاحب جی بالکل، جی آگے والا، جی آواز آ رہی ہے، مگر لائٹ آپ کے پیچھے ہے تو وہ آپ کے میں بند کر دیتا ہوں، لائٹ بند کر بہت اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں، ذرا صاف صاف آپ کو دیکھ۔ اب ٹھیک ہے؟ جی سر۔ جی سب حضرات کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ میں پچھلے ایک ہفتے سے غائب تھا گروپ میں سے، آج میری نجدی صاحب سے اور روف صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے مجھ سے کچھ سوال کیے، میں نے کہا بس کام کام کام، کیونکہ 25 دسمبر ہے اور قائد اعظم صاحب کا وہ مجھے ایک مصرع یاد آ گیا، کام کام اور بس کام۔ تو میرے قائد اعظم نے کیا فرمایا وہ چند شعروں میں بول دیتا ہوں آپ کو۔ میرے قائد اعظم نے فرمایا نہ رشتہ دار نہ دوست اور نہ حکومت میں کہتایا ہے۔ میرے قائد اعظم نے فرمایا ہے نہ رشتہ دار نہ دوست نہ حکومت میں کوئی تایا ہے۔ یہ میرے قائد اعظم نے فرمایا ہے۔ چند سکے چند کپڑے اور غریب عوام ہی میرا سرمایہ ہے، یہ میرے قائد اعظم نے فرمایا ہے۔ اس دنیا میں سر اٹھا کے چل سکو، اس دنیا میں سر اٹھا کے چل سکو، اس لیے اس پاکستان کو بنایا ہے۔ میرے قائد اعظم نے یہ فرمایا ہے۔ ایک عرصہ سے جو گتھی الجھی ہوئی تھی، ایک عرصہ سے جو گتھی الجھی ہوئی تھی، اس گتھی کو بس میں نے سلجھایا ہے، یہ میرے قائد اعظم نے فرمایا ہے۔ اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، ان نوجوانوں کو بس میں نے ایک راستہ دکھلایا ہے، میرے قائد اعظم نے یہ فرمایا ہے۔ یہ 5-7 منٹ میں نے یہ لکھی ہے، ابھی جب یہ نجدی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو اسی دوران میں نے یہ لکھ دی ہے۔ قائد اعظم صاحب کے بارے میں تو بہت سی باتیں ہیں، ان کی وکالت کے 1-2 قصے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ انہوں نے مسلمانوں کا ایک کیس آ گیا کہ یہ جو مسلمان زمین خریدتے ہیں ان کے اوپر ہندو جو ہے وہ مندر بنا لیتے ہیں،
तो कायदे-आज़म साहब ने कहा ठीक है, जो जमीन आप खरीदते हैं उसको हाइट में 1 फुट नीचे बनाकर छोड़ दो। उसके बाद उन्होंने इसी बात पे अमल किया और उसके ऊपर फिर वो हिंदू जो है वो 1 फुट जगह छोड़कर ऊपर अपने मंदिर नहीं बना सकते थे। इस वजह से वो केस जो है मुसलमान जीत गए। दूसरा केस ये था कि जब कायदे-आज़म साहब के पास एक केस आया कि एक आदमी को सजाए मौत हो गया, तो कायदे-आज़म साहब ने उस पार्टी से वादा किया था कि मैं इसको छुड़ा के लेके आऊंगा। तो जब केस चला और उसको सजाए मौत होगी तो लोगों ने कहा कि आपने तो कहा मैं छुड़ा के लेके आऊंगा, उसको तो सजाए मौत होगी। उसने कहा फिक्र मत करें, मैं इसको लेके आऊंगा। उस केस के ऑर्डर में लिखा था टू बी हैंग ओनली। जब वो लेके गए उनको बोलो कि उसको सिर्फ हैंग करना है, अगर इसकी मौत हुई तो तुम लोग जिम्मेदार होगे। हैंग करने के बाद उसको उतार दिया गया और उस लड़के को लेकर अपने उनके वालिदैन के हवाले कर दिया। तब से लेकर अब तक टू बी हैंग टिल डेथ लिखा जाता है। एक दो चीजें मेरे ज़हन में थी तो मैंने बता दी। इसके अलावा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया जुबैर भट्टी साहब, आपको सबने बहुत याद किया। जब आप हमें नहीं पता था कि पीछे ये काम चल रहा है। जी हाँ, नहीं पता था कि पीछे ये काम चल रहा है। जी बल्कि आप लोकेशन सेंड कर दें अपने घर की ताकि आपको ढूंढना आसान हो। फोन नंबर भी जी। आई थिंक अब हम मुझे को क्या ढूंढना है, मैं तो ऑलरेडी मिला हुआ हूँ। आई थिंक सैयद राशिद हुसैन साहब अब हमारे साथ हैं। सर आई ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू। मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि आप एक कॉलमिस्ट और राइटर हैं और काफ़ी टाइम आपने सऊदी अरब में गुजारा और आप अब जो है राइट नाउ जो है वो कनाडा में है और वहाँ के कैनेडियन न्यूज़पेपर्स के लिए, लोकल न्यूज़पेपर के लिए आप लिख रहे हैं। आपका जो है वो सऊदी अरब में अरब न्यूज़ के लिए आपने ऑयल सीन, सऊदी गज़ट के लिए एनर्जी आउटलुक और उर्दू न्यूज़ के लिए खुद कलामी के उन्वानात से आप काफ़ी लिखते रहे हैं और डेली डॉन, बीबीसी न्यूज़, बीबीसी वर्ल्ड, गल्फ न्यूज़ के नुमाइंदा रहे हैं। तो टाइम बहुत शॉर्ट है और हम चाहते हैं कि आप जो है अपने ख्यालात का इजहार जो है वो करें। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ चंद पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं और उसके हवाले से मैं छोटी सी गुफ्तगू करूंगा। 1976 का वाक़या है। कायद-ए-आज़म की 7 साला तक़रीबात हो रही थी। मैंने मैट्रिक किया था और आदमजी साइंस कॉलेज में दाखिला लिया था। एक डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होने लगा और वो डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट एयरपोर्ट क्लब में था। वहाँ प्रोफेसर अहमद अली खान के 2 बच्चे बच्चियाँ उरूद और शाहाना भी आए हुए थे। बहरहाल मैंने जब उस तकरीर की, उस डिक्लेमेशन कंटेस्ट की तैयारी शुरू की तो मैं कायद-ए-आज़म को देखते हुए मुझे सिर्फ एक शेर याद आया था, वो मैं यहाँ दोहराए देता हूँ कि खोल आँख, ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। कायद-ए-आज़म मशरक़ से उभरे हुए सूरज थे उस वक्त। मैं 1971 पे आता हूँ। 1971 में जब बांग्लादेश का वजूद में आता है बांग्लादेश, तो मिसेस गांधी ने फरमाया कि आज हमने 2 कौमी नजरिए को बहिरे बंगाल में डुबो दिया। ख़वातीन व हज़रात, आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो हालत ज़ार है, जो कैफियत है, उसे देखकर नजर आता है कि 2 कौमी नजरिया ख़त्म नहीं हुआ था, जिंदा और ताबिंदा था और पाकिस्तान नागुज़ीर था। आप में से अक्सर ने इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब ज़रूर पढ़ी होगी या सुना होगा। गालिबन ये कैबिनेट मिशन प्लान का जिक्र था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके जरिए हिंदुस्तान को 3 कॉन्फेडरेशन में तकसीम करने की बात थी और 10 साल तक एक कॉन्फेडरल पोजीशन में वो तीनों यूनिट्स रहना था और 10 साल के बाद तीनों को ये आज़ादी हासिल होती कि वो एक मुत्तहदा हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, वो ये अपना फैसला खुद कर सकते थे। मेरा अपना ख्याल ये है कि वो जो 3 यूनिट्स थे उनमें एक वो है जो आज पाकिस्तान है, एक वो है जो बांग्लादेश और मगरबी बंगाल पे
एक यूनिट था, और बाकी वो है जो आज हिंदुस्तान में है। उस दिन शाम को जिन्ना साहब उसे एक्सेप्ट कर लिया। जब जिन्ना ने एक्सेप्ट कर लिया तो सरोजनी नायडू ने यह कहा कि आज मुत्तहदा हिंदुस्तान, और सरोजनी नायडू कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा को एम्बेसडर ऑफ यूनिटी कहा करती थी। तो जब कायद आज़म ने और मुस्लिम लीग ने उसे तस्लीम कर लिया उस प्लान को, तो सरोजनी नायडू ने कहा कि आज मुत्तहदा हिंदुस्तान बच गया। उस दिन शाम को नेहरू एंड पटेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनसे ये सवाल होता है कि 10 साल के बाद अगर ये जो तीनों यूनिट हैं, अगर इनमें से कोई अलग होना चाहे तो क्या आप इसकी इजाजत दे रहे हैं? उनका जवाब ये था कि ये तो लेजिस्लेटिव असेंबली उस वक्त फैसला करेगी। और उस लेजिस्लेटिव असेंबली में अक्सरियत किसकी होनी थी? हिंदुओं की। और वहीं वो जो कैबिनेट मिशन का पूरा प्लान था वो खत्म हो गया। मैं बात यहाँ लेके आना चाहता हूँ कि मौलाना आजाद ने उस पर एक जुमला लिखा था, और ये लिखा था कि नेहरू जैसा ज़ीरक आदमी ये कैसे कह सका, आज तक मेरी ये समझ में नहीं आया। और ये सिर्फ मौलाना आजाद की बात नहीं है, ये मुझमें भी है कि मैं आज तक नहीं समझ सका कि नेहरू ने पाकिस्तान की वहीं पर पाकिस्तान क्रिएट कर दिया था। क्यों किया ये वो जानते हैं या वल्लभ भाई पटेल जानते हैं। गालिबन मुझे ये वाकया, मेरे वालिद और SGM बदरुद्दीन, मेरे वालिद मॉर्निंग न्यूज़ ढाका में कॉमर्स एडिटर थे, SGM बदरुद्दीन उनके कोलीग हुआ करते थे, मॉर्निंग न्यूज़ ढाका के एडिटर हुआ करते थे। मुझे बदरुद्दीन चचा मरहूम के यहाँ से उनके बेटे ने एक दफ़ा एक वाकया सुनाया था कि उसके एक मामू जो कि 1954-55 में उन्हें वो वफदा में काम किया करते थे, उन्हें एक असाइनमेंट मिला कि सऊदी अरेबिया जाना है और वहाँ किसी शहजादे का एक घर बनाना है जो कि पहला RCC कंस्ट्रक्शन होगी। चुनांचे वो रियाद पहुंचे, वो जो उनके क्लाइंट थे वो उनसे मिलने के लिए गए। उनके जो ये बैठक थी वहां गए तो वो शहजादा बैठे हुए थे। वो एक मट्टी का घर था जिसको उन्होंने पहली RCC कंस्ट्रक्शन में, और वो शहजादे का पहला RCC का घर होना था। वहां उनसे मिलने गए। जब वो उस कमरे में दाखिल होते हैं तो उस कमरे में जो शहजादे की बैठक थी वहां जिन्ना साहब की एक पोर्ट्रेट लटका हुआ था। ये साहब जिनका ये वाकया, उन्होंने कहा कि मैं देखकर चौंक गया कि ये क्या हुआ, कि यहाँ जिन्ना साहब की तस्वीर कैसे लगी हुई है। वो शहजादे ने भी ये समझा और उसके बाद कहते तुम चौंक क्यों गए? तुम्हें अंदाजा नहीं कि ये शख्स कितना बड़ा शख्स है जिसने मुसलमानों को एक नई जिंदगी अता की है। और ख़वातीन और हज़रात, वो साहब कौन थे, वो शहजादे कौन थे? वो शाह अब्दुल्ला थे। कायद आज़म के बगैर पाकिस्तान नामुमकिन था। आज हम और आप जिस मुकाम पर हैं, जिस कैफियत में हैं, इसमें कायद आज़म अलैहि रहमा का बहुत बड़ा हाथ है। लेट्स कंसीड दैट एंड फॉर गॉड सेक लेट्स फॉरगेट इट कि कायद आज़म बड़े थे कि छोटे। अगर कायद आज़म नहीं होते तो पाकिस्तान नहीं होता। आपकी तवज्जो के लिए मैं आप सबका बेहद ममनून और मशकूर हूँ। फी अमानिल्लाह। थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, आपने नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। मैं चाहती हूँ मैं मुसरत खलील साहब हमारे साथ मौजूद है। मुसरत खलील साहब, लेट मी चेक, आई थिंक ही इज नॉट देयर। नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो सर वी आर प्रोसीडिंग। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देना चाहूंगी जो कि अपनी जात में जी अब मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देना चाहूंगी जो कि अपनी जात में एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं, अदब से गहरा शगफ रखते हैं और सबसे बढ़कर एक मोतदल शख्सियत के मालिक हैं। पेशे के इतबार से सफारतकार और आप मिस्र और सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं। सऊदी अरब में दौरान सिफारत उनकी अहलियाने पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खिदमात रही हैं। प्लीज आप लोग अपने माइक्स को म्यूट कर दें, ऐसे डिस्टरबेंस हो रही है। आप पाकिस्तान राइटर्स क्लब और इसके जुमला मेंबरान से खसूसी शफकत रखते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हिज एक्सीलेंसी मंजूरुल हक साहब को, जो कि आज की इस तकरीब के
गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं और मैं इनसे इल्तमास करती हूँ कि वो इस तकरीब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। और सर थैंक यू सो मच फॉर योर टॉलरेंस, फॉर योर बहुत 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 शुक्रिया ना आपके इस पाकिस्तान राइटर्स क्लब और लेडीज चैप्टर का। तो मैं हिस्सा हूँ, तो मुझे महसूस नहीं होता, देर लग जाती है लेकिन इतनी अच्छी बातें चलती रहती है। वैसे अगर मैं सजेस्ट करूं तो मैं ये कहूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम अगर 2 दिन हो, तो आजकल तो ऑनलाइन सिलसिला है तो आने जाने का भी मसला नहीं है, इस तरह से एक प्रोग्राम भी बड़ा अच्छा हो जाएगा और लोगों को वक्त की किल्लत का मसला नहीं होगा, और दूसरा प्रोग्राम भी। बहरहाल ये दोनों प्रोग्राम जो है बहुत खास प्रोग्राम थे और दोनों के लिए वक्त चाहिए था। कायदे-आज़म पर बहुत बातें हुई और बड़ी तफसीलन बहुत खास वेल रिसर्च्ड और ऐसी बातें जो कई पहलू ऐसे थे जो शायद कई लोगों के लिए पहली दफ़ा उस पे बातें हुई है। मेरा ख्याल है बहुत देर हो चुकी है और बहुत बातें हो चुकी है, तो बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में कायदे-आज़म और पाकिस्तान का और कायदे-आज़म का ये है कि कायदे-आज़म पाकिस्तान बनने के बाद बहुत कम अरसे के लिए हयात रहें, 1 साल 1 महीना, और ये उस दौरान बीमार भी रहे। तो मेरे ख्याल में एक नौज़ायदा मुल्क के लिए उसके बानी का होना मेरे ख्याल में एक बहुत ज़रूरी बात थी। उसने जिस हिसाब से, जिस तरीके से, जिस सोच के साथ और जिस नज़रिए के साथ पाकिस्तान के तहरीक को आगे बढ़ाया था और पाकिस्तान वजूद में आया था, तो अगर वो कुछ अरसा और ज़िंदा रहते तो हमारे एक दोस्त ने तो बताया कि वो अल्लाह की उसमें मर्जी थी, वरना पता नहीं हम क्या करते। लेकिन ये है कि अगर कायदे-आज़म कुछ अरसा जिंदा रहते, मैं समझता हूँ, तो शायद जो हमारे कई मसाइल थे, जो शुरू में पाकिस्तान के मसाइल थे, जो मुल्क के पॉलिसी के मसाइल थे, जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के मसाइल थे, जो मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को बनाने का और उनको एक डायरेक्शन देने का जो प्रोग्राम था, उसमें शायद हमें बहुत सहूलत होती। और ये है कि आज जो हम इस लंबी बहसों में हैं कि वो इस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, वो इस तरह का पाकिस्तान उनके जहन में था, इस तरह का नज़रिया, इस तरह का निज़ाम उनके जहन में था, तो मेरे ख्याल में ये था कि ये सब चीज़ें कुछ क्लियर हो जाती और एक डायरेक्शन एक कौम को मिल जाता। फिर भी बहरहाल उन्होंने बड़ी अच्छी मिसालें कायम की। अगर हम चाहते हैं तो हम उन मिसालों को देखकर उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने जब ज़ियारत में थे तो एक बड़ी मशहूर बात है कि एक दफ़ा उनको खाना अच्छा लगा, तो उसने पूछा कि खाना किसने बनाया, तो उसका जो कुक था उनका, उसको बुलाया गया था। तो उसको जब पता चला तो उसने कहा, नहीं, ये आपने हुकूमत के ख़जाने पे बोझ डाल दिया है और उसके पैसे अपने जेब से दिए। सुना है कि कराची में एक बेकरी है जिसमें एक सांचा रखा हुआ है, छोटा सांचा, और वो इसलिए कि जब कायद गवर्नर जनरल थे और गवर्नर जनरल के घर डबल रोटी जाती थी, तो वो कायद और उसकी बहन 2 लोग थे। उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है और अगर ये कम हो तो बेहतर होगा, इसलिए कि ये ऐसे फजूल खर्ची है। तो उनके लिए एक छोटा सांचा बना दिया गया। इसी तरह जब वो उन्होंने अपना वसीयत पेश की, तो उसमें भी अगर आप देखें तो उन्होंने
अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए और इस तरह के उसके लिए उन्होंने वो वक़्फ़ किए पे जो उनके एसेट्स थे, जो उनके पैसे थे। तो ये चीज़ें इस तरह से अगर उनकी तकरीर को देखा जाए, जो 11 अगस्त को उन्होंने तकरीर की थी कि पाकिस्तान में हर एक का अपना हक होगा, हर एक को आज़ादी होगी, किसी के साथ किसी उसके अकीदे, उसकी ज़ात पात या किस तरह पे कोई तफरीक रवा नहीं रखी जाएगी। तो एक अच्छा डायरेक्शन तो उन्होंने सेट किया हुआ था और क्या हुआ है, हमें चाहिए कि हम उन हालात, उन तालीमात, उन नज़रियात और उन बातों को जहन में रखें और कोशिश करें। हम एक बहुत लंबी सफ़र तो तय करके आए हैं। पाकिस्तान बहुत मुश्किलात में बना था और शुरू के मुश्किलात बहुत ही बड़े थे। एक नया मुल्क बनना था, एक कौम पहली दफ़ा दुनिया के नक्शे पे आया था और उसको आगे चलाना, उसकी बुनियादें मजबूत करना, उसमें सब जो निज़ाम है उसको तरतीब देना, ये कोई आसान काम नहीं था। तो हमने अभी तक बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं, बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन ये है कि अगर हम कोशिश करते तो इससे भी बहुत कुछ कर सकते थे। अब भी हमें अपनी कामयाबियों पर खुश होना चाहिए, फ़ख्र करना चाहिए और अब भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो कुछ कर सकते हैं इस मुल्क को बनाने में और इसका मुस्तकबिल संवारने में, इसमें हम सब की भलाई है। हम आज अगर कुछ हैं तो इस मुल्क की बदौलत हैं और हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम ये सोच रखेंगे तो इसमें इस मुल्क की भलाई है, इस कौम की भलाई है और हम सब की भलाई है। मैं पाकिस्तान राइटर्स क्लब और लेडीज चैप्टर का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा मुझे याद रखा। मुझे आपके प्रोग्राम देख के बड़ी खुशी होती है, बड़ा कुछ मुझे सीखने का मौका मिलता है और मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग इस तरह से कामयाब रहें, इस तरह से प्रोग्राम करते रहें और मेरी नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आपने इतनी उम्दा जो है वो नॉलेज, इतनी उम्दा मालूमात हमारे साथ शेयर की। आप इतनी हौसला अफजाई करते हैं हमेशा हमारी। थैंक यू सो मच सर। तो अब हम आखिर में वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं पाकिस्तान राइटर्स क्लब और लेडीज चैप्टर के प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल रऊफ मुगल साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो है इसको कंक्लूडिंग नोट पे लाएं। उनका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। बाय प्रोफेशन ही इज अ टेलीकॉम इंजीनियर एंड प्रेजेंटली वर्किंग as advisor in KSA Telecom Regulatory Authority, and he is the member of Telecom Standardization and IMT Study Group in ITU. He has been working voluntarily with various welfare organizations, and presently he is chairman of SG, a welfare trust Islamabad. So Abdul Rauf Mughal Sahab, please आप proceed करें। सर माइक को अनम्यूट कर लें। सर माइक। अच्छा, मेरा अपना ही माइक। आप खुद भूल गए। थैंक यू सो मच कंदील। और बगैर टाइम ज़ाया किए हुए, चूँकि बहुत देर हो गई है, मैं सिर्फ शुक्रिया पे इक्तफा करूँगा। आप सब लोगों का फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ, पर्टिकुलरली राशिद भाई जो शुरू से हमारे साथ हैं, इतिशाम भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। एक्सीलेंसी मंजूरुल हक साहब, वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू यू। और जो हमारे साथी शुरू में हमारे साथ थे, शाम सैयद साहब थे, अली अलगामदी वो थे, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन सब का फर्दन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी वजह से आज की ये दोनों इवेंट्स सक्सेसफुल गए हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ माय टीम मेंबर्स
पाकिस्तान राइटर्स क्लब के और लेडीज़ चैप्टर के कि जिन्होंने इतनी मेहनत और डेडिकेशन से इन इवेंट के लिए काम किया और इनको एक कामयाबी की तरफ लेके आए। सबका शुक्रिया। बिलखुसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फैज़ल नजदी साहब का कि जिनकी रहनुमाई गाइडेंस हमेशा हमारे साथ रहती है। थैंक यू सो मच फैज़ भाई। अमरीन भाभी आपका शुक्रिया। डॉक्टर फरा आपका बहुत शुक्रिया। और सर आपका बहुत ज़्यादा, और यूसुफ अली यूसुफ साहब का नाम लेना भूल गई थी, सॉरी। और मैं उसी तरफ आ रहा था, मैं दोनों होस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, भाई का और कंदील अहमद का कि जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस प्रोग्राम दोनों इवेंट्स को कंडक्ट किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाअल्लाह ताला फिर ज़रूर मिलेंगे। एक्सीलेंसी ने जैसे कहा मंजूर उल हक साहब ने कि यस ये 2 डे में होते तो अच्छा था, बट वो अनएक्सपेक्टेडली एक्सटेंड हो गया फर्स्ट सेशन हमारा। अगर वो टाइम पे जाते तो दे वर मैनेजेबल, लेकिन योर पॉइंट इज़ वेल टेकन सर। और इंशाअल्लाह वी विल ट्राई इन फ्यूचर के यस डेफिनेटली ये दोनों इवेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे और आइंदा वी विल टेक केयर इंशाअल्लाह। इसके साथ ही आप सब ख़वातीन और हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। ये रो भाई विद योर परमिशन मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा एक्सलेंसी मंजूर उल हक साहब का कि पाकिस्तान में अभी तकरीबन में 2:45 बज रहे हैं। आप बैठे हुए सर हमारे कोई बात नहीं। वी आर सो थैंकफुल टू यू सर। शुक्रिया, माय प्लेजर। फिर आपकी जो सजेशन दी, जो आपने जो रो मुगल मेंशन किया, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे अपना प्रेसिडेंट रो भाई कि इसको स्प्लिट कर देंगे। इट्स बेटर, इट्स गुड आइडिया कि एक दिन एक ही प्रोग्राम रखें इंशाल्लाह। खासकर जो बुक लॉन्च है ना, जो बुक लॉन्च है उस पे बुक लॉन्च पे ज्यादा लंबी स्पीचेस होती है ना, छोटी उसमें आप नहीं कर सकते। जी हाँ सही कह रहे हैं आप। सही, क्योंकि फॉर्मेट तो ठीक था, फॉर्मेट को फॉलो करते तो इट इज ओके, बट इट इज नॉट मैनेजेबल। हमारा कंट्रोल भी नहीं होता है स्पीकर्स के ऊपर। तो पॉइंट इज वेल टेकन सर, थैंक यू जी। शुक्रिया नजीर साहब, थैंक यू। मैं चाहूंगा कि सर अपनी आपकी जो चले गए ना मैं हूँ। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम एक्सपेंसी खैबर को और सबा को भी मौका दे। वी वांट टू हियर देम, दे क्वाइट एजुकेटेड लर्नड एक्सपीरियंस नाउ। उनको भी लाएं ताकि वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम देम आल्सो। ठीक है बिल्कुल। और एक्सीलेंसी आपकी बुक कब आ रही है? हाँ बस उसकी मैंने आपको नहीं बताया, आई वॉज डाउन विद कोविड। ये एक लंबी वो है, कई लोगों के लिए बड़ी लंबी, इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू ओवरकम। तो ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म में आ रहा हूँ। तो बहरहाल एक दिन कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से एटलीस्ट जो मैंने कॉलम लिखे हैं उसको तो कंपाइल कर लूँ। डेफिनेटली ऑफ कोर्स। I think 23rd March is a good day for launching your book, sir. हमें ऑर्डर है बुक लॉन्चिंग का सर। हाँ ना, वो तो यहाँ से ही होगा, लेकिन उसमें शायद it would be too early 23rd March जरा कंपाइल करने में, और ये वक्त लगेगा, लेकिन ये है कि हम यहाँ से लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। स्पेशल थैंक्स टू राशिद भाई, आपको माशाल्लाह आपने मैनेज किया, नमाज भी पढ़ ली, वापस भी आ गए, और इत्तिशामुद्दीन अर्शद निजामी भाई का भी माशाल्लाह। वी आर सो थैंकफुल टू यू सर, एंड योर स्पीचेस आर ऑलवेज वेरी एजुकेटिंग एंड लर्निंग फॉर अस। हमें अभी तक याद है, अगर एक्सपेंसी आप